घर से झगड़ा करके आए वो, और वाइफ को ही गोली मार दी। ये एनजीओ किन किन मुद्दों पे काम करती है? बहुत ऐसे इशू भी आए कि आगे जाके वहाँ के ही लोग हमें विरोध भी करने लगे कि आप क्या कर रहे हो। क्या ऐसा देख रहे हो कि एक एनजीओ को इस पे काम करना पड़ रहा है? किया था, और बाद में वहाँ गवर्नमेंट के रास्ते की वजह से हम ज्यादा दिन वहाँ काम नहीं कर पाए। तो उस कम्युनिटी के बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं दाखिला मिला? तो उनका दाखिला होने के लिए इतना प्रॉब्लम आ गया कि उनका डेट ऑफ सर्टिफिकेट भी नहीं था, डेट ऑफ बर्थ का। स्पोर्ट में भी ध्यान देती है, तो कैसे ये हेल्प करती है? वो 1 से लेके 10 की गिनती भी नहीं कर सकते थे। मैं आके घर में रोने लगी। वो बोल रही है कि मैं पेरेंट्स को नहीं बता सकती हूँ, मेरी पढ़ाई रोक दी जाएगी और मेरी शादी कर दी जाएगी। हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाना। जा रहे हैं, वो साइड से ऐसे निकलने वाला था साइकिल से, मैंने उसका साइकिल पकड़ा, उसको गिराया और उसको 2-3 थप्पड़ हम दोनों ने जड़ाए। बाद में इशू क्या आता है कि हमको डॉग को उस जगह पे छोड़ना पड़ता है जिस जगह पे उठाए वहाँ पे। ये जो बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए उनके माता पिता को एडुकेट करते हैं आप लोग? तो उन्होंने मुझे बोला कि उस लड़कियों को हर रोज कोई मतलब स्कूल छूटने के बाद, मेरे क्लास से 6ठी 7वीं कक्षा के लड़के थे, हर रोज जो लड़का उसके पीछे आने का। तो इन सबको एक लैंग्वेज में पढ़ाना कितना टफ होता है आप लोग के लिए? कुछ ऐसे लोग थे कि वो मतलब कि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, बच्चे जा रहे थे नहीं जाने का। आपकी एनजीओ डॉग के ऊपर बहुत काम करती है, एनिमल फ्रेंडली होती है, तो ये कैसे रेस्क्यू कैसे होते हैं? डिस्टेंस से 5-5 किलोमीटर से लड़कियां चल के आती है स्कूल के लिए। रेस्क्यू किन डॉग्स की होती है? प्लांट लगा लो, प्लांट जाते लगाते उसके बाद देखने नहीं। तो उससे भी तो प्रॉब्लम आती होगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन कराए तो हमारा ठीक है। बड़ा तो इशू ही लोकेशन है। हाँ, दिल्ली से पूरे स्टेट डॉग को हटा देना है, लेकिन मुझे ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका यही था कि हटा के कहाँ रखोगे। देखा जाए तो लोग उसके आसपास नियर भी नहीं जा सकते, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, और लोग उसको देखकर मुंह मोड़ के अलग जा रहे थे। आपकी एनजीओ कैसे प्लांटेशन पे काम कर रही है? उसको अभी भी माँ का इंतजार है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना बंदा आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहाँ हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ है मिस्टर अजय फ्रॉम विंग्स फॉर ड्रीम्स, जो एक एनजीओ है और वर्क करता है चाइल्ड एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। आज हम जहाँ बात करते हैं इक्वलिटी की, वहीं एक बहुत बड़ी बच्चों की संख्या एजुकेशन से वंचित है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हर बच्चे को अधिकार मिली है एजुकेशन पाने का, पर अभी भी माइग्रेंट वर्कर के बच्चे इस अधिकार से वंचित है, और इसी पे ये एनजीओ काम करती है। अजय जी ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो रिसोर्सेज से दूर रहे, और साथ ही वीमेन को स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ डिफेंस के थ्रू इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। तो इस एपिसोड को लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको यहाँ एक्सपर्ट की जानकारी मिल सके। वेलकम, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू पॉडकास्ट में। आप विंग्स फॉर ड्रीम के लिए काम करते हैं, तो ये एनजीओ किन किन मुद्दों पे काम करती है, कैसे हेल्प करती है लोगों को? पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ पॉडकास्ट के लिए बात करने के लिए, बातचीत के विषय में। तो बेसिक थिंग 2019 से विंग्स फॉर ड्रीम्स पुणे, मुंबई, हैदराबाद और बाकी सिटीज़ में वर्क कर रहे हैं, जो कि हमारे मेन फाउंडर सर है रिचर्ड अल्मेडा। उन्होंने इस पे काफ़ी बार देख के, मतलब कि उन्होंने 20 साल अपनी उम्र के इसमें ज़्यादा से इन्वॉल्व किया, और टाइम स्पेंड करते उन्होंने बेसिक जो थिंग्स है लाइक चाइल्ड एजुकेशन हुए, वुमेन एम्पावरमेंट हुए, डॉग रिलेटेड इश्यूज हुए, डॉग फीडिंग, रेस्क्यू केसेस, उसके ऊपर बहुत ध्यान देके उसके ऊपर काम किया। उसके बाद अवेयरनेस के प्रोग्राम रह गए छोटे, मतलब कि एनजीओ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक में नहीं कर रहे कि अभी वुमेन एम्पावरमेंट तो वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब अभी हमें कॉल आया रेस्क्यू के लिए तो हम वो भी करते हैं। अदरवाइज हमें किसी ने कहा कि इस एरिया में ज्यादा कचरा है तो उसे क्लीन करना है, तो उसके लिए भी हम करते हैं। मतलब अपनी मल्टी एक्टिविटीज पे हम काम कर रहे हैं अभी। तो जैसे चाइल्ड एजुकेशन का भी आप काम कर रहे हैं, तो
एक एनजीओ को ये काम करना पड़ रहा है जहाँ पे हमारी एक लॉ है, राइट फॉर एजुकेशन। हर एक बच्चे का, चाइल्ड के लिए एक एजुकेशन एक राइट है, मतलब जरूरी है। तो हम ऐसा क्या देख रहे हैं, आप क्या ऐसा देख रहे हो कि एक एनजीओ को इस पे काम करना पड़ रहा है? बेसिक थिंग कि हमारा पहला जो लेबर कैंप था नियर बाय एमनोरा मॉल है ना भैया, उसके साइड में ही था। तो बेसिक थिंग क्या होती कि ये लोग पुणे या नियर बाय सिटी के नहीं रहते, अलग स्टेट के रहते हैं। यानी स्टेट बोले तो अभी डायरेक्टली इलाहाबाद हुए, इलाहाबाद, गुजरात, पंजाब, अदर स्टेट के लोग होते। तो यहाँ वो कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम के लिए आते। कंस्ट्रक्शन लाइन रहते 6 मंथ, 1 साल, 2 साल ज्यादा से ज्यादा। तो वहाँ आके अपना काम करते। बट सुबह 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये लोग काम ही करते हैं। तो इन लोगों के लिए बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की देखभाल, ये चीजें हो नहीं पाती। तो बेसिक ये चीजें हमने जानकर सर्वे करके बच्चों को साथ लेके अभी हम वॉलेंटियर बेस एनजीओ में काम करते हैं। तो मिनिमम अभी 2000 के ऊपर अपने वॉलेंटियर से पुणे में, जो कि अभी एक फोन पे भी अपनी हेल्प के लिए आते हैं। जो कुछ इशू रहेगा, सर्वे रहेगा, स्लम का रहेगा नियर बाय ऐसा। तो ये थिंक हमने जानकर वहाँ सर्वे किया, लोगों के घरों की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद उनका एक मुकदम रहता है, तो उनसे बात वगैरह करके एक स्पेसिफिक जगह वहाँ ले ली, जो मतलब रेंट पे बोलते हैं। तो वो जगह रेंट पे लेके बच्चों का काउंट लेके हमने डेली बेसिस पे उनको पढ़ाना चालू किया। बहुत ऐसे इशू भी आए कि आगे जाके वहाँ के ही लोग हमें विरोध भी करने लगे कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमारे बच्चे इसे रहने दो। बहुत सारे चीजें हुए, झगड़े भी हुए उस टाइम पे। पर हमने एक जगह पे रुक के वही काम डेली बेसिस पे चालू किया। अभी हम तो स्कूल डायरेक्टली खोल नहीं सकते, बट स्कूल के साइड में एक छोटा, मतलब अपने साइड से एक बोलते कि व्यावहारिक ज्ञान, मराठी में एक वर्ड है कि बेसिक चीज जो होए, मतलब कि उनको बातचीत करने के लिए रह गई, अदरवाइज उनका काउंटिंग रह गया, मैथ रह गया। तो उन चीजों पे हमने काम किया। आगे जाके पढ़ाई कैसी उनकी होती नहीं है। कैसे अभी 6 मंथ यहाँ पे काम किया पुणे में, 6 मंथ मुंबई में करेंगे, 6 मंथ अगली जगह पे करेंगे। तो उनको मतलब एजुकेशन पूरा ये है उनके लिए। तो हमने ट्राई करके 2 बच्चों का एडमिशन भी किया स्कूल में। तो उनका दाखिला होने के लिए इतना प्रॉब्लम आ गया कि उनका डेट ऑफ सर्टिफिकेट भी नहीं था, डेट ऑफ बर्थ का। तो हमने ससुन में जाके 3 दिन मेरे ख्याल से हमने वहाँ डेली के स्पेंड। तो उसके बाद वहाँ उनका दाखिला हुआ। दाखिले के बाद 3 मंथ के बाद तो अपने फिर गाँव भी चले गए। ओके। तो मतलब कि उसका पूरा एजुकेशन था। अभी वो स्कूल थी 6ठी कक्षा तक, तो मतलब वो 3 मंथ ही गया। उनका वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो गाँव चले गए। तो बेसिकली हमने ट्राई किया, बट कि उनका जो रहने का टाइमिंग रहता है या उनका स्पेसिफिक टाइमिंग 6 मंथ, 1 साल, 2 साल का, तो उसके पहले भी वो जा सकते हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है। बट अपने साइड से हमने विंग्स पॉट ड्रीम्स ने तय किया कि हम उनको शिक्षा दे अपने साइड से जितना पॉसिबल हो सके उतना। तो उसके ऊपर हमने ट्राई किया। हाँ, मैंने वेबसाइट पे भी देखा कि आप उसी स्लम एरिया में जाके बच्चों को प्रेरित करते हैं एजुकेशन के लिए। लेकिन ये जो 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ की जब बात आती है, तो इससे तो शिक्षा पूरी होगी नहीं ना। तो ये आपको हर 6 मंथ पे, हर 3 मंथ पे, हर दूसरे मंथ पे एक नया बच्चा आ जाता होगा उस साइड पे। उस साइड पे एक टाइमिंग में रहते हैं कि कोई बच्चे पहले भी चले जाते हैं। अभी उनका बॉन्ड उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ रहता है जो जिस जगह पे काम पे आए। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो बिना बताए भी चले जाते हैं। तो ऐसा आपको लगता है जैसे कहीं से तो आए आपके यहाँ, मतलब वहाँ पे उस साइट पे काम करने, तो उन बच्चों का पहले एजुकेशन हुआ रहता है या फिर नहीं रहते हैं? नहीं, पहले भी नहीं। मतलब उनके गांव में उनका कभी दाखिला किया भी रहेगा, बट यहाँ आके तो हमने बहुत बेसिक से पढ़ाया उनको। मतलब कि जो बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उतना उसको 1 2 3 4 से पढ़ाना नहीं पड़ता। मिनिमम नहीं बोले तो 1 से लेके 100 तक गिनती तो कर सकता है शायद मेरे ख्याल से। बट वो 1 से लेके 10 की गिनती भी नहीं कर सकते थे शायद, कि वो मतलब कभी किताब ही नहीं देखी रहेगी उन्होंने। तो उसके ऊपर हमने बहुत काम किया। उनको 2 टाइम का मील हुआ, सुबह का शाम का, वो देने के। उसके बाद
कुछ अपने ऐसे डोनर्स भी है जो हमें हेल्प करते हैं बच्चों के लिए, जो थोड़ा रेशनिंग रहा, बच्चों के लिए एजुकेशन, किताबें रही, बुक्स रहे, बहुत सारा हमने उनके लिए ट्राई किया जितना हो सके अपने एनजीओ के साइड से। मिनिमम 1 साल के ऊपर अपना लेबर कैंप चालू था। तो इन सब में जैसे ये जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं इस स्टेट से अपने गांव छोड़ के, क्योंकि बच्चे का एडमिशन अपने गांव के आसपास के स्कूल में अपने स्टेट में इजीली हो जाता है, बराबर। लोग बाहर स्टेट में आ रहे हैं काम करने, तो एक गवर्नमेंट का एक था कि मनरेगा, जो कि नाम अभी चेंज हो गया है, तो वो उसके तहत था कि माता पिता को भी काम मिलेगा और बच्चे भी वहाँ काम करेंगे, मतलब पढ़ाई कर लेंगे, और पढ़ाई के साथ साथ उनको खाना भी स्कूल में मिल रहा था। लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो उनकी एडुकेशन भी चली जाती है, उनका सब कुछ चला जाता है। तो इस पे उनको लाना आपको पढ़ाई तक के लिए, उनके जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स भी एग्री नहीं करते हैं, बोलते कि हमारे बच्चों को छोड़ दो, तो वो क्या आता है, तकलीफ क्या होती है कि वो नहीं अलाउ करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए? अभी क्या है ना कि बेसिक वो भी पढ़े नहीं लिखे होते, बेसिक थिंग तो यहाँ से ही स्टार्ट होती है कि थोड़ा कुछ एजुकेशन रहेगा तो उनको उसका महत्व नॉर्मली तो मालूम रहता है कि बच्चों को पढ़ाना तो चाहिए, नहीं पढ़ाना तो बेसिक तो उनको खाने के लिए तो भेजना तो चाहिए बच्चों को। अभी बात का एजुकेशन एक रहेगा, बट वो खाने के लिए भी अपना 1 टाइम 2 टाइम का मिल देते थे, उसके लिए भी नहीं भेजने के, बट कि उनके घर पे कोई तो एक रहने का, अदरवाइज बाकी लोग सब काम पे रहने के। अभी क्या गवर्नमेंट स्कीम तो इनके पास जाती, मतलब हम गए थे तब तक ऐसा कुछ आया नहीं, वहाँ सर्वे नहीं हुआ कि उसके रिगार्डिंग उनको कुछ मिले, उनके बच्चों को कुछ मिले। तो अपने टाइप से एनजीओ के साइड से जितना हो सके हमने किया। अभी वो गवर्नमेंट के साइड से अभी उनका यहाँ का, मैं बोलता हूँ कि अपने यहाँ का कुछ उनके पास नहीं था, मतलब कि बेसिक अभी वो रहे नियर बाय अपना हड़पसर में, तो वहाँ यहाँ का कोई कुछ नहीं था उनके पास। अभी मैं आपको एक चीज भी बताई कि उनका जो दाखिला है स्कूल में करने के लिए, उनके पास बच्चों के डेट तक नहीं थे। अभी वो डेट नॉर्मल डाल के तो हम नहीं बच्चों को ऐसे कर सकते, तो अभी प्रॉपर ससुन में जाकर ही करना पड़ता है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, फिर उसके बाद ही एडमिशन होता है। मतलब एक पूरी लीगल प्रोसेस है स्कूल के लिए, तो कंपलसरी चाहिए, तो उसके बाद ही वो बच्चा एडमिशन कर सकता है, उसके बाद आगे जा सकता है। तो मतलब एक बेसिक थिंग सबके लिए है, बट अभी उनका कैसा माइग्रेशन की वजह से बच्चों का ये नहीं रहता है। उसके बाद हमने सेकेंड स्कूल भी यहाँ ही खुली मुंडवा में। ओके। मुंडवा मेरे ख्याल से 30 से 40 बच्चे थे हमारे पास। हमने मिनिमम 5 मंथ तक वहाँ किया। वहाँ के बच्चे मतलब अदर स्टेट के नहीं थे, अपने स्टेट के थे, और उनका एक कास्ट रहता है लामानी करके, जळगांव साइड, अच्छा, 40 गाँव। तो वहाँ के बच्चों को हमने डेली बेसिस पे वो कंटिन्यू किया, बट कि बाद में वहाँ वो जगह जो लोकेशन पे हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, वो लोकेशन बेसिक थिंग पे गवर्नमेंट की जगह थी, तो हम ज्यादा दिन वहाँ पढ़ा नहीं सकते। हमने जगह भी रेंट पे ली, हमारे पास बहुत कुछ अभी इंस्टा पे उसके फोटोज वगैरह है, तो हमने उसको रिवोल्यूशन करके अच्छे तरीके से डेवलप किया था। पर बाद में वहाँ गवर्नमेंट के रास्ते की वजह से हम ज्यादा दिन वहाँ काम नहीं कर पाए। जैसे आप बता रहे कि महाराष्ट्र के ही एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप, उन्हीं के उस कम्युनिटी के ही बच्चे, तो उस कम्युनिटी के बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं दाखिला मिला, जिसके कारण एनजीओ में आना पड़ा? गवर्नमेंट स्कूल उनका था दाखिला, नहीं बोले तो मेरे ख्याल से हमारे पास 30 लोग थे, तो उनमें से 10 लोगों का तो दाखिला था। 10, 12, 15 ऐसे लोग थे कि जिनके माँ बाप शायद से नहीं है, जो रिलेटिव के पास रह रहे, अदरवाइज बहुत छोटे, मतलब कि एज ग्रुप अभी हंसने खेलने बहुत छोटी उम्र, पहली कक्षा में भी नहीं जा सकते ऐसे थे, नहीं तो वो पढ़ रहे थे। उसमें से मेरे ख्याल से 8-10 लोग स्कूल में जा रहे थे, बट सुबह का टाइमिंग नहीं रहता ना, हमारा जो स्कूल था पढ़ाने का ट्यूशन का टाइमिंग बच्चों के लिए वो सुबह का था 8 से 9-10 तक, वो 2 घंटा आने के हमारे साथ, तो स्कूल जाने के पहले, और जो नहीं जाते थे वो भी आते थे। ओके, मतलब उनके लिए ट्यूशन के जैसा आपने प्रोवाइड कराया था। हाँ, उनके लिए। ये जो बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए उनके माता पिता को एडुकेट करते हैं आप लोग कि जरूरी है नहीं है, तो इन सब में कन्वर्सेशन जो होती है
वो क्या होती है, क्या उनके तरफ का पक्ष होता है? तो हमने पहले मतलब ये स्कूल स्टार्ट करने के पहले उनके मतलब माँ पिताजी से बात करनी पड़ती कि आपके बच्चों को रेगुलरली भेजो, कि उनको पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, उनके साथ बातचीत करने। आप जा रहे हो काम पर, तो उनको स्कूल में नहीं बोले तो दिन भर तो नहीं, 2 घंटे के लिए, कि उनको एक खाने के लालच दे के छोटा सा ऐसा गिफ्ट कुछ, अदरवाइज स्कूल बैग्स हुए, खेलने के कुछ ऐसे मटेरियल्स हुए जो अपने एनजीओ में आते ही है, अदरवाइज हम खरीद कर बच्चों को देते हैं। तो उसके हिसाब से हम देखकर उनको बताने के। कुछ ऐसे लोग थे कि वो मतलब कि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, बच्चे जा रहे तो नहीं जाने का। अदरवाइज हमने उसके ऊपर वॉलंटियर्स लोगों ने बहुत काम किया कि हर एक दिन जाके अलग अलग जगह पे विजिट करना, अब बच्चों को भेजिए, क्या इशू है। अभी एक बच्चे के साथ दूसरा आता है, दूसरे के साथ तीसरा आता है, बट तो 1-2 नए आए, उनके फ्रेंड्स वो भी नहीं आने के कभी कभी, तो हम घर जाके उनको बुला कर लाने के लिए, उसके लिए कुछ खाने के लिए रहेगा। अदरवाइज अपने पास एज से बहुत सारे डोनर्स है जो हमारे साथ उन बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करने आते हैं। नहीं बोले तो वीकेंड में हम एक 3-4 तो बर्थडे अपने बच्चों के साथ रहते। एक ओल्ड एज होम हुआ, ऑर्फनेज रहा, अदरवाइज स्ट्रीट साइड के बच्चे रहे, तो उनके साथ हमको करते हैं बर्थडे। तो हमने वो टारगेट करके बच्चों के लिए देखा कि उनके घर से भी बात की, और उनके साइड से मुकादम जो रहता है पूरे एरिया का संभालने के लिए, तो एक बार बोले तो मतलब थोड़े अंडरस्टैंड करने के। बाकी हमारे साथ तो मतलब 1-2 ऐसे हुआ कि हम उनके लिए ट्राई कर रहे थे, तो उनके साथ 1-2 लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप सिखा रहे तो अच्छा सिखा रहे, तो भेज देने के वैसे भी कभी कभी। गर्ल चाइल्ड के लिए भी आपकी एनजीओ काफी वर्क करती है। हाँ। तो वो गर्ल चाइल्ड में क्या क्या आप देखते हैं, फोकस कैसे करते हैं? गर्ल्स चाइल्ड अभी इस प्रोग्राम हम स्कूल में करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं बोले तो अभी हमने 6 सालों में 50+ या 100+ स्कूल में प्रोग्राम किए, गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए। अभी गर्ल्स के लिए क्या करते हैं हम, सेल्फ डिफेंस के क्लासेस हुए, मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं बट डेमो सेशन, कि जहाँ पे लड़कियों को अंडरस्टैंड हुए कि अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है, महाराष्ट्र हुआ या मैं अदर स्टेट का ही बोलूंगा, स्टेट का नहीं, जो इश्यूज हो रहे हैं पूरा इंडिया वर्ल्ड, तो उसके ऊपर मैंने ध्यान दे कि जो किस्से हर रोज हो रहे हैं, तो अपने साइड से एक हेल्प हो जाएगी बच्चे लड़कियों के लिए। अभी सेल्फ डिफेंस या इतने से लेके लड़कियों के लिए हमने बड़े ओल्ड, मेरे ख्याल से ऑर्फनेज में ही किया लड़कियों का, खास जहाँ भी है। तो मैंने मिनिमम 100 के ऊपर ऐसे स्कूल देखे, हमारे नियर बाय रहेंगे, स्लम के नियर बाय रहेंगे, वहाँ जाके एक बार सर्वे करके उनको क्या नीड है उसके ऊपर काम किया। हम उनके लिए गुड टच बैड टच सेशन भी रखते हैं, सेल्फ डिफेंस के क्लासेस हुए, अदरवाइज सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ किट में अलग अलग चीज़ें। उसके बाद एक ऐसी हमने चीज़ बनाई थी छोटी, मतलब कि आप जो यूज करते हो सैनिटरी पैड वगैरह, तो उसे बाद में कचरे में फेंक कर नहीं देना चाहिए। क्या होता है उसके ऊपर भी हमने थोड़ा रिसर्च किया बहुत सारा, कि आप जो यूज करते हो कपड़ा, तो बाद में एक जगह पे नाले में कहाँ पे भी लोग फेंक देते हैं आजकल, तो जानवर भी खा जाते हैं। तो इस इशू को हमारे 2-4 वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बताया कि सर ऐसा भी हो रहा है कई जगह पे, तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो हमने एक पेपर बैग बनाई और पेपर बैग के रेड डॉट किया। अभी यूट्यूब पे एक छोटी वीडियो है, वो देखिए हमने किया। तो ऐसा कुछ कागज नॉर्मली चलेगा पेपर, तो उसके कटआउट करके वो बनाया जाता है। तो गर्ल्स स्कूल को हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया, कि अभी नहीं बोले तो 5 साल के ऊपर के लड़कियों का अभी पेरेंट्स के चालू हो रहे हैं जी, 7 ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बता नहीं रहे, तो हम उनसे जरा घुल मिल के बात करते हैं अपने वॉलंटियर्स। तो एक बार घुल मिल जाने के बाद अपना प्रॉब्लम हम बताते। तो ऐसे बहुत सारे, मेरे ख्याल से विश्रांतवाड़ी में 1-2 स्कूल में हमने ये प्रोग्राम भी किया था। तो उसमें हमें काफ़ी बदलाव दिखा कि हमने 1-2 सेशन में नहीं, पर तीसरे सेशन में स्टूडेंट हमसे अटैच होने लगे उस रिगार्डिंग, कि ये लोग भैया रोज आ रहे हैं, ये दीदी रोज आ रही है, तो हमें अच्छा ही सिखा रहे हैं कुछ। तो उनका मतलब हमें देखने के लिए नजरिया चेंज हो गया और खुल के बात करने लगे वो लड़कियां। 1-2 लड़कियों ने अपने पर्सनल इशू भी शेयर किया हमारी लड़कियों के साथ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे अगर शेयर करें, लोगों को हेल्प कर सकता है। ठीक है ना, शेयर कर सकता हूँ। बेसिक थिंग थी, विश्रांतवाड़ी था, लड़की का नाम तो नहीं लूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल। तो
उन स्कूल में कि लड़कियां डेली ऐसे कि स्टूडेंट और टीचर बॉन्डिंग उतना क्रिएटिव नहीं हो पाता कभी कभी। कुछ स्कूल में रह सकता है, कहीं नहीं भी रह सकता। तो उसके ऊपर वो लड़कियां डेली स्कूल आने की, नॉर्मल गर्ल्स बॉयज स्कूल थी, ऐसा नहीं था कि गर्ल्स ही स्कूल थी। तो वहाँ स्टूडेंट मतलब कि कुछ स्टूडेंट ऐसा था नियर बाय स्लम एरिया की वजह से नियर बाय के स्टूडेंट अपने ऐसे कुछ बच्चे आने के वहाँ पे गर्ल्स को नंबर वगैरह मांगने के। तो डायरेक्टली वो ऐसा बोले नहीं हमारे साथ, बट हमने पहले सेशन में उनसे बात की। नॉर्मल हमने सैनिटरी पैड, गुड टच, बैड टच सेशन लिया, तो उसमें उन्होंने कुछ बोला नहीं। उसके बाद 10 दिन हो गए, उसके बाद हमने अलग एक सेशन लिया। हमारी थीम ही रहती है कि हम एक स्कूल में 2 से 3 सेशन ले तो हमारा बॉन्डिंग अच्छा हो सकता है जी। तो हमने दूसरा भी सेशन वहाँ पे लिया। तो वो सेशन में भी नॉर्मल पढ़ाया बच्चों को। शायद से वो लड़की उस दिन आई नहीं थी, दूसरे सेशन में आई वो लड़के। 1-2 सवाल भी पूछे उसने उसके रिगार्डिंग। हम सवाल भी करते उनको उस समय पे, गुड टच कैसा रहता है, बैड टच क्या है, तो उसके ऊपर वो बोली भी। थर्ड टाइम ये हुआ कि हमने वो सवाल भी किए उनसे और उसने खड़े रह के जवाब भी मांगा कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो बोला कि एक लड़की ऐसा बोल रही है कि हमारे ऊपर कुछ तो अलग हो रहा है, गलत, गुड बैड टच टाइप हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा लगा कि कुछ तो डाउट है कि उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली पूछ नहीं सकता। तो हमारे एक वॉलेंटियर है गर्ल्स, उसने पूरा क्लास खत्म होने के बाद उसको बुलाया और वो डायरेक्ट उसको मिलकर रोने लगी। अभी डायरेक्ट रोने लगी तो उसको साइड में लेके गई। 10-15 मिनट उनकी बात हुई। बात होने के बाद फिर वो बाहर आ गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि उस लड़की को हर रोज कोई मतलब स्कूल छूटने के बाद, मेरे क्लास से 6ठी-7वीं कक्षा की लड़की थी, हर रोज जो लड़का उसके पीछे आने का और उसको नंबर मांगने का। अरे ऐसा हो गया कि वो डेली, जाने दो छोड़ दो, 1-2 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पर वो हर रोज कंटिन्यूसली उसके साथ होता रह गया। और वो घर में बोले तो माँ बाप बोलेंगे कि अभी ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ तो तुम स्कूल छोड़ दो जी। ये बहुत बड़ा इशू है। ये डर अंदर रह गया उसके। तो ऐसा होगा कि उसने वो घर पे भी नहीं बताया। अभी बच्चों के नियर रहते माँ पिताजी, उसके बाद स्कूल में आपके टीचर, हम तो अलग ही एंजॉय के, हमें तो बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है। बट उसने ना टीचर से कहा ना माँ बाप से। मिनिमम बोले कि मुझे 4-5 मंथ हो गए और किसी से भी एक बंदे से नंबर भी ले लिया उसका और उसको कॉल भी करने का। तो उसका वो टेंशन में इतनी आई थी कि बोले मैं किससे कहूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको ही बोला था। उसके बाद उसके प्रिंसिपल से बात की हमने उसके रिगार्डिंग और उस लड़के की जानकारी निकल के उन्होंने आगे उसकी एक किए, फिर 1098 पे हेल्पलाइन पे उसका एक किया जी। अभी वो डायरेक्टली इशू कैसा कि स्कूल टाइप में था, तो उन्होंने उससे हिस्से में किया उनको डायरेक्टली कॉल करके। तो बेसिक थिंग ये रही कि लड़कियों के ऊपर ऐसे जो हो रहे तो उसके ऊपर भी मतलब कुछ इशू बाहर भी आ रहे। मतलब हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला कुछ तो, कि हम एक सेशन खत्म होने के बाद 10 मिनट देते लड़कियों को कि उनके साथ कुछ अलग बर्ताव, बैड टच कुछ हुआ है, अलग अदरवाइज कुछ रहेगा तो बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर बहुत हेल्प हुई हमें जी। आप जैसा स्टोरी बता रहे हैं, एक स्टोरी मैं भी इसी से रिलेटेड बताती हूँ कि मैं जब स्कूल में थी तो 7-8 ट्रिप क्लास में होंगी, मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत खूबसूरत थी और मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो एक हमारे सोसाइटी में हो ही जाता है कि अगर आप खूबसूरत हो लड़की या जैसे भी, तो लड़के का इंटेंशन गलत हो जाता है। बराबर। और वो मैं ये कह नहीं रही हूँ, मैंने अपने फील किया है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है। और मैं और मेरी फ्रेंड दोनों हम लोग पैदल जाते थे स्कूल उस टाइम पे, और काफ़ी दूर था, 2 किलोमीटर था, हम लोग जाते थे। और उसके पेरेंट्स मेरे घर के बाद स्कूल पढ़ता था तो वहाँ तक छोड़ते थे और फिर हम दोनों साथ में जाते थे। प्रॉब्लम ये हुई कि आगे जाकर थोड़ा सा शांत इलाका पड़ता है और वहाँ पे एक लड़का होता था जो उसको छेड़ता था और हम साथ में होते थे। अब हम दोनों एक दूसरे को ही कंसोल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं आके घर में रोने लगी। वो बोल रही है कि मैं पेरेंट्स को नहीं बता सकती हूँ, मेरी पढ़ाई रोक दी जाएगी और मेरी शादी कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ
मैं यहाँ पे किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन अपर कास्ट से थी। उनके यहाँ पढ़ाने का लड़कियों का उतना नहीं था उस टाइम में। ओके। तो वो पढ़ाई बंद हो जाती उसकी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैं भी सफर कर रही थी उसके साथ, मुझे डिस्टरबेंस हो रही थी। मैं आके घर में बताई, मेरी मम्मी ने एक चीज बहुत अच्छा से बोला कि तुम क्या चाहती हो, उसका पढ़ाई छूटे या फिर तुम लोग फाइट करना चाहती हो उससे, क्या होना क्या चाहिए। तो अगर किसी पेरेंट्स को अगर और जेंट्स को पता चलता तो वो अग्रेसिव होते और जाके उससे बात करते, और कुछ भी निकल सकता था और उसके लड़की तक बात पहुंच जाती, क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड जैसी थी। अब क्या हुआ कि वो आता था साइकिल से और उसको टच करके चला जाता था साइड से। हम लोग जा रहे हैं, वो साइड से ऐसे निकलने वाला था साइकिल से, मैंने उसका साइकिल पकड़ा, उसको गिराया और उसको 2-3 थप्पड़ हम दोनों ने जड़े, और फिर उसके बाद वो नहीं आया क्योंकि हमने चिल्ला के शोर मचा दिया। बराबर। तो मेरा कहना यही है इस स्टोरी से कि आप अपने लिए भी स्टैंड लीजिए। अगर आपको दिखते हैं कोई इस टाइप गुड टच बैड टच बता रहे हैं, या फिर कोई एनजीओ से आपके साथ जा रहे हैं, तो आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपके मन में कुछ संकोच है तो आप उस पर्सन से, टीचर से बात कीजिए कि मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग आपको हेल्प करेंगे। एक नहीं करेगा, दूसरा करेगा, ज़रूर करेगा। तो प्लीज़ अपने अंदर कुछ चीज़ें नहीं रखिए, क्योंकि वो फिर ज़्यादा हो जाए, उससे अच्छा है कि पहले उस चीज़ को रोक दिया जाए। आज के डेट में वो मेरी स्टूडेंट ग्रेजुएट है और अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो उस टाइम तो अगर वो हमने बता दिया होता तो वो पढ़ाई उसकी नहीं होती, उसकी शादी हो जाती। 7 या 8 क्लास में थी, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी करेक्ट टाइम। तो वो 8 क्लास में उसकी शादी हो जाती। तो मैं बता सकती हूँ कि ये उस टाइम भी था, और जैसा ये सर बता रहे हैं कि आज भी है, तो वो आगे भी होगा। हमें चेंज करना है, खुद को एम्पावर करके। और इनकी एनजीओ विमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती है, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाती है। तो सेशन भी लेते हैं, गुड टच बैड टच सेशन। तो और विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या उसमें सेक्शन है जो आप टच करते हैं? अभी तो बेसिक हम डायरेक्टली टच में तो स्कूल को ही ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब स्लम में रहा कुछ तो हम महिलाओं के लिए कि BMI चेकिंग का रखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसे नियर बाय हमने विमान नगर में किया है, ताड़ीवाला रोड, एरोड़ा, नियर बाय कोरेगांव पार्क, ऐसे कुछ स्लम्स नियर बाय है जगह, वहाँ पे हम करते हैं। BMI चेकिंग में डायरेक्टली एक डॉक्टर है अपने, तो वो आके वो डेली बेसिस पे बॉडी का मास इंडेक्स कितना रहना चाहिए वो पूरा उसमें बताते हैं। वो डायरेक्टली कॉल करके उसको डेली अपडेट भी दे देते, वो सेशन भी हम लेते। उसके बाद कुछ ऐसे सेशन है कि हम एक टाइप है HV देसाई हॉस्पिटल के साथ, तो HV देसाई के हॉस्पिटल के साथ टाइप करके हम स्लम में कैंपेन्स रखते हैं आई चेकअप के लिए। तो उसके बाद हमने उनका जो थिंग था नॉर्मल चश्मा फ्री और मोती बिंदु का रहता है ऑपरेशन, तो फ्री करके देते थे। तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने नियर बाय जो भी स्लम एरिया है अभी तक मेरे ऊपर, और विलेज भी रहा, रूरल एरिया, ओनली स्लम नहीं तो विलेज में भी हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ चश्मा फ्री में और मोती बिंदु का ऑपरेशन भी फ्री में करे। अभी वो मार्केट में हम देखे जाए तो 40,000 या 50,000 के ऊपर ही उसको पैसे जाते हैं। तो स्लम के लिए हम वो भी काम करते हैं, और महिलाओं के लिए तो फ्री में अपने एनजीओ के साइड से करते हैं। 150 मेरे ख्याल से शायद से एक चश्मे की प्राइस है, तो हम वो फ्री में महिलाओं के लिए देते हैं। और बाकी जो है छोटे प्रोग्राम जो कुछ रहेंगे वो डायरेक्टली वुमेन्स पे ऊपर, मतलब गर्ल्स के लिए करते हैं स्कूल में। अभी सिटी में 1-2 आगरकर स्कूल हुए, और काशीबाई करके एक स्कूल है, वहाँ भी हमने स्कूल के उनके स्कूल में प्रिंसिपल से परमिशन लेके बड़े प्रोग्राम किए, जहाँ पे मिनिमम मेरे ख्याल से 1000 के ऊपर गर्ल्स थे। उनके लिए भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसको डिस्पैच कैसे करते, यूज कैसे करते, फंगल इन्फेक्शन क्या रहता है, जो जो बेसिक चीजें है क्योंकि नहीं शेयर कर सकते लड़की अभी भी, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम। मानो कि ज्यादा नहीं कर रहे, बड़े छोटी थिंग को लेके आगे चल रहे।
अभी सैनिटरी पैड एक आता है 50 या 60 रुपीज को, हाँ बट कि वो कैसे यूज, कैसे डिस्पोजल, ये थिंग जो है तो अपने वॉलेंटियर्स उनको बताते हैं। अपने वॉलेंटियर्स ने मिनिमम अपने पास अभी लेटेस्ट में 2000 के ऊपर वॉलेंटियर्स है जो कि लड़कियां उस पे ऊपर ही काम करते हैं। अभी हमने एक बीच में गुड टच बैड टच पे सेशन लिया है, तो हमने उसमें एक स्क्रिप्ट दिखाई है। स्क्रिप्ट छोटी है 5 मिनट की, बट उसमें इतना भरा हुआ है। जो लड़के देख रहे हैं ना, लड़के लड़कियां, गुड टच लड़कों के लिए, मैं बोलूंगा लड़की के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है जी बिल्कुल। दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट कि वो डायरेक्शन अभी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वो देखा कि ऐसे वो स्क्रिप्ट से बच्चों को ज्यादा फायदा हो रहा है। अभी कुछ बच्चों की एज ग्रुप है, मेरे ख्याल से हमने अभी तक दिखाया 10, 12, 15 तक रहेगी। तो देख के उनको मतलब कि सम अंडरस्टैंडिंग हो रहा है वीडियो के माध्यम से। 1-2 वीडियोज है, हमने वो बच्चों को दिखा के, मतलब उनको टीचर को भी बहुत अच्छा लगा। अभी हम टीचर लोग हमें डायरेक्टली बुलाते हैं अभी भी कि सर आओ कुछ अलग प्रोग्राम करो बच्चों के लिए, तो कि उनको ऐसा बॉन्डिंग हमारा उनके साथ हो गया है अभी कि हम उनके लिए वैसे कर रहे हैं। अदरवाइज साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। साइकिल मतलब मानो एक साइकिल की प्राइस 15,000 के ऊपर है, पर हमारे कुछ ऐसे जगह पे कोलैबोरेशन से पहचाने हमारे सर रिचर्ड सर, उन्होंने मतलब कि इसके लिए बहुत सारा किया है वुमेन्स एम्पावरमेंट में। तो उन्होंने गर्ल्स के लिए मानो एक टॉपिक ही निकाला, और कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है। अभी हयात रेसिडेंसी हुई विमान नगर, विप्रो कंपनी हुई हिंजवड़ी, उनका भी नाम लूंगा मैं इसमें। तो उन्होंने बड़ी सहायता हेल्प के साइड से मिनिमम अभी तक 50+ साइकिल्स हमें दिए गर्ल्स के लिए, और हम वो खाली गर्ल्स के लिए दे रहे हैं। गर्ल्स को देने का एक ही मोटो है हमारा कि बच्चे बाइक ले सकते हैं पप्पा के, और अदरवाइज बस से भी जा सकते या कहीं से भी जा सकते। हमें गर्ल के ऊपर ही काम करना है और गर्ल को भी ब्रेवो बनाना है। इस टॉपिक को लेके हमने जो भी साइकिल रहेगी, और मैंने एक थिंग भी देखी, स्कूल में गए हम 2-3 और उनको बोला कि हमें गर्ल्स को नहीं टॉपर स्टूडेंट को देना है, और टॉपर स्टूडेंट में भी गर्ल्स मिले हमें। अच्छा तो ये अच्छा हुआ कि हमने उनको ही दिए। लोगांव के नियर बाय समता बालक मंदिर स्कूल है नागपुर चाल, शायद से सुना रहेगा आपने, तो वहाँ पे हमने गर्ल्स को दिए। तो उतना मतलब कि वो गर्ल्स अभी भी गए हम प्रोग्राम को, भैया कैसे हो पूछते हैं। अभी कुछ महात्मा पुलिस स्कूल है ताड़ेवाला रोड, वहाँ भी दिया, और एक विलेज में दिया जिसका लॉन्ग डिस्टेंस है 5-5 किलोमीटर से लड़कियां चल के आती है स्कूल के लिए। अभी स्लम का तो थोड़ा नियर बाय रहेगा 1-2 किलोमीटर, पर विलेज का आप देखा जाए तो 5 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस है गर्ल्स के लिए। तो मैं बॉयज के लिए बोलूंगा अभी, बट गर्ल्स के लिए तो 5 किलोमीटर इतना आसान नहीं। और रास्ता ऐसा नहीं कि गांव में भी सिटी में इससे आगे जाएंगे तो रिक्शा वाला दूसरा मिलेगा, वहाँ रिक्शा वाला मेरे ख्याल से 2-2 किलोमीटर तक दिखाई भी नहीं देते। तो उस जगह पे मतलब मेरे ख्याल से बहुत जरूरत है। तो मैंने 2 कैंपेन्स करके वहाँ भी दे दिए साइकिल्स। और ये भी होता है कि पेरेंट्स के पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं, तो ज्यादातर फोकस उनकी बॉयज के ऊपर हो जाती है, लड़कों के ऊपर हो जाती है। उन लड़के की डिमांड होती है साइकिल की, उनको तो पेरेंट्स दे देते हैं, हाँ ना। लेकिन लड़की के लिए जब आती है बात तो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से कि गाड़ियाँ बाइक्स चला भी लेती है कोई लड़कियाँ, मैं बोलूंगा एक आधी, बट बाकी लड़कियों का क्या। तो उसके ऊपर थिंक करके मतलब मैं टॉपर को भी देना चाहता था लड़कियों को, मतलब मैंने जिस जगह पे भी देखा बट की गर्ल्स टॉपर में है। 9th स्टैंडर्ड देखा मैंने, 10th स्टैंडर्ड देखा, जो भी स्टैंडर्ड के ले रहा हूँ लिस्ट गर्ल्स ही टॉप में है। अभी तो बोर्ड एग्जाम में गर्ल्स ज्यादा संख्या में टॉप करती हैं, ज्यादा लड़के के कंपेयर में लड़कियों के मार्क्स ज्यादा रहते हैं। अरे तो सारे इवन सारे स्टेट बोर्ड का भी वही चल रहा है कि लड़कियां टॉप में रहती हैं, तो लड़कियां अच्छा कर रही हैं। ये ख्याल से है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स उनके साइड से है। अभी भी उनके लिए हम काफी बदलाव चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं आगे भी जाके, कि फायदा हो उनको। अभी साइकिल मिली है तो आगे जाके स्कूल की कुछ चीजें भी लोग नहीं ले सकते। कुछ ऐसे जगह पे अभी दिघी का एक स्कूल है, बताना चाहूंगा। एक महिला थी, मतलब मेरे ख्याल से उसको ये नहीं था, वो अकेली थी, पति नहीं थे उनके, तो बहुत सालों से उनका प्रॉब्लम में चल रहा था। गर्ल्स, उनकी एक लड़की थी, उसको पढ़ाने का था, पढ़ाने के लिए, बट की सेमी इंग्लिश की। आज के मार्केट में देखा जाए मराठी स्कूल और इंग्लिश स्कूल इतना डिफरेंट हो गया है इसमें कि आप देख सकते हो मराठी स्कूल की फी कुछ नहीं है, 100, 500, 1000 बोल भी सकते हो,
इंग्लिश मीडियम की स्कूल एक साइड देखी जाए 30-40 हजार के ऊपर ही है। अगर सालाना बात करें तो 2-3 लाख पहुंच जाती है। अभी ये डिफरेंस आप देख लिए तो ये बहुत बड़ा है। अपना मतलब नॉर्मल जो लाइफ गुजार रहे हैं लोग उनके लिए और अलग स्टैंडर्ड, आईटी कंपनीज वालों के लिए अलग है। बट बेसिक थिंग पे हमने वो देखा कि ये लोग और ये लोग बहुत डिफरेंस पड़ता है इन्होंने। अभी इन्होंने हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो वो आई डायरेक्टली हमें कॉल किया, एक अपने दोस्त थे मॉल के साइड में रहते, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, आप एक बार जाके देख लो। तो हमने उनका घर भी देखा। घर मतलब झोपड़ी ही थी, नॉर्मल झोपड़ी टाइप। तो हमने उनसे जाके बात किया क्या इशू है। वो दूसरे के घर में कपड़े धोने का, भांडे नॉर्मली करने का काम करते थे। तो हमने सर ने उनसे बात बीत करके हमने उसका दाखिला उस स्कूल में कर दिया। अभी मिनिमम हमने 20,000 उस स्कूल में एक साल के लिए अपने साइड से हेल्प किए। अभी आगे ट्राई करते रहेंगे कि ऐसे लड़कियों के लिए भी करे, बट कि मेरा थिंक है कि मराठी क्यों नहीं, इंग्लिश ही क्यों। बट कि उसका एक अच्छा था कि वो सेकंड स्टैंडर्ड में सबसे अव्वल भी थी। अच्छा, वो लड़के अभी मिनिमम में बोला देखा जाए तो 10वीं के ऊपर जो रहता है तो उसका अंक अलग मायने रखता है, 1-2 का नहीं। बट 1-2 में भी वो अच्छा कर रही तो कुछ तो अपना समय तो दे रही एजुकेशन के लिए। तो उसके ख्याल से हमारे सर ने उनको 20,000 रुपये दिए थे उस स्कूल में। और इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, शायद से अभी नाम याद नहीं आ रहा, पर दिघी में थे वो। तो वहाँ भी हमने डोनेशन में उनको हेल्प किए। तो ये जैसे आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो जो माइग्रेटेड होते हैं वो बहुत अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, उड़ीसा, इवन जैसे आप बताए राजस्थान, पंजाब से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं। इन सब के बच्चे हैं, लैंग्वेज अलग है सबका। हम यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी लैंग्वेज है। तो इन सबको एक लैंग्वेज में पढ़ाना कितना टफ होता है आप लोग के लिए? बहुत टफ, बोल नहीं सकते उसमें। अभी इंग्लिश तो एक साइड में, वो तो इसमें नहीं आती। अभी मराठी तो एक वर्ड भी वो बोल नहीं सकते। बट इन सबका एक मानो चीज है कि वो हिंदी नॉर्मल बोल सकते हैं। कोई तो बोल सकता है। अभी मेरे साथ कोई लड़का बैठा है उस स्टूडेंट में से, तो उसको थोड़ा हिंदी आता रहेगा, बिहार का रहेगा, यूपी का रहेगा, नियर बाय कौन सा भी स्टेट रहेगा, एक नॉर्मल हिंदी रहता है। तो हम मतलब कि बातचीत में मराठी में नहीं, उनसे हिंदी में करते थे, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड होने का। अभी लैंग्वेज में ज्यादा तो बात नहीं, बट कि उसके इसमें हम हिंदी बोलने के, क्योंकि उनको एक मिड लैंग्वेज थी हिंदी, तो इससे हो जाता है। इससे थोड़ा हो जाता था। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत सारे आने के, और जिसको अंडरस्टैंड ज्यादा हो रहा है तो कभी हमको भी उनको बोलना है, कब पढ़ने का आप उसको एक बार बोलो कि ऐसा करना है, क्योंकि वो अलग स्टेट, अलग उर्दू बोले तो हम तो बोल ही नहीं सकते, हमारे वो लैंग्वेज आ ही नहीं सकती। हिंदी जिसको अंडरस्टैंड है वो ग्रेट, वो हम करने के उसके लिए। अदरवाइज हमारे कुछ वॉलंटियर्स थे, उन्होंने कुछ लैंग्वेज भी निकाल लिए थे कि बच्चा इसका है तो हम उसको ऐसे पढ़ाएंगे। अभी हम डेली अपने 1-2 वॉलंटियर्स वहाँ भेजने के, जहाँ स्कूल ओपन किया है, तो वहाँ बच्चों को डायरेक्टली बातचीत में एक तो पढ़ाई करने के, उसके ऊपर उर्दू लैंग्वेज 2 बच्चों की है, हिंदी लैंग्वेज कर्नाटकी 3 लोगों की है। ऐसा हमने डायरेक्टली टोटल ये निकाल के रखा था, मतलब किसको किस लैंग्वेज में बोल सकता है वो किसके लिए। और मेन लैंग्वेज हिंदी रख के आप काम करते हैं। तो उससे भी तो प्रॉब्लम आती होगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन कराए तो वहाँ मराठी है। वो तो बहुत प्रॉब्लम। तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पेरेंट्स आए जो कि ऑटो चला रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन ना हो के कुछ और काम के लिए आए हैं, तो वो तो ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे आए रहने, तो वो रोजी रोजगार के लिए आए, तो उनके बच्चों के लिए अगर हम सरकारी स्कूल में देखने जाएं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज उनका मराठी पढ़ा रहे हैं, या तो फिर मराठी सीखना होगा और फिर हम उसमें एडमिशन करें। अभी क्या है ना कि एक जगह पे हमने आपको बोला भी कि एडमिशन किया, तो मराठी में नहीं कर सकते थे हम। अच्छा, इंग्लिश में ही करना पड़ा उसका। क्योंकि मराठी में लैंग्वेज नॉर्मल ठीक है कि एक बच्चा, आधे बच्चे रहेंगे तो बोल सकते हो आप, आधे या 15-20, टोटल काउंट 40 है तो 15 लोग हिंदी में तो कुछ कर सकते। वैसे एक स्टूडेंट के लिए वो भी क्या कर सकते, तो वो भी हमने देखा। तो बट कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी बोला जाता है, तो वहाँ उसके लिए ठीक रहेगा।
तो बोला कि मुझे वो अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है, मतलब कि उसके लिए कुछ इशू नहीं था इतना बड़ा। बट मराठी में तो ज़्यादा इशू होगा, क्योंकि मराठी क्या है कि मराठी मैडम बोलेगी, टीचर बोलेंगे, बट कि बाकी सब स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, अकेले बंदे को नहीं समझ आ रहा, तो उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते ना वो। अभी मराठी स्कूल मेरे ख्याल से पुणे में तो कम है, बट विलेज टाइप में बहुत सारे मराठी स्कूल है। बट क्या अभी भी मायना एक देखा जाए, मैंने छोटा सर्वे किया इसका, तो विलेज में भी कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। हाँ। और मराठी मीडियम मेरे ख्याल से काउंट 20, 15, 18, 19 भी बोल रहा हूँ, 19 भी, 20 इतना नॉर्मल काउंट अभी मराठी मीडियम का हो रहा है। और इंग्लिश मीडियम का क्लास देखा जाए तो ऊपर से ऊपर है। तो अगर हम रीजनल लैंग्वेज को अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि मराठी रीजनल लैंग्वेज है, तो ये जो बच्चे जो मराठी में ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो उनका बैकग्राउंड क्या होता है जिसके कारण उसी लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं और बाकी इंग्लिश में जाना चाह रहे हैं, उसी विलेज से, उसी कम्युनिटी से, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? अभी मराठी में पढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छा इंग्लिश में पढ़ने की है। हाँ। क्योंकि क्या है कि बट उनका एक नॉर्मल है कि इकोनॉमिकली सिचुएशन बोल सकते हैं। तो अभी 30,000 40,000 1 मंथ के भरना इतना आसान नहीं है स्कूल के लिए। विलेज में देखा जाए अभी नॉर्मल खेती कर रहे हैं, नॉर्मल अपना ये कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 30,000 50,000 भरना बहुत डिफिकल्ट है। अभी नॉर्मल में देखा जाए तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में करो, बट कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा जाने की वजह से मराठी मीडियम के स्टूडेंट काउंट कम हो रहे हैं ना। अभी मराठी लैंग्वेज वो पहली कक्षा, मेरे ख्याल से नर्सरी से इंग्लिश स्टार्ट होती होगी। अब वो मराठी मीडियम को 5वीं के बाद सेमी इंग्लिश में जाए तो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ। तब तक वो मराठी बोलेंगे। बट अभी इनका बेस भी है बहुत मतलब कच्चा है मेरे ख्याल से, कि 5वीं कक्षा का बच्चा मराठी में नहीं बोल सकता इंग्लिश का। बट मराठी मीडियम से ऊपर जो जा रहा है वो बोल सकता है जी, क्योंकि उसने मराठी सीखी है और अभी वो इंग्लिश सीख रहा है। बट ये डायरेक्टली इंग्लिश सीख रहे, उसमें ही चल रहे, घर में बोलेंगे वही मराठी खाली। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा नहीं ख्याल कि मेरा इंग्लिश मीडियम में मत, बट कि मराठी मीडियम अपनी मातृभाषा है उसके लिए भी एफर्ट्स डालना चाहिए। ये एक अच्छी बात है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कि इन्होंने कंपलसरी कर रखी है हर स्कूल में। हाँ। इवन इंटरनेशनल स्कूल में भी मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है। सब बच्चे को मराठी लैंग्वेज पढ़ना है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे मैथ साइंस है, आपको एक उसमें भी मार्क्स लाने हैं, पास होने। तो ये एक अच्छी बात है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज कहीं नहीं जा रही है। हाँ, सब नहीं बेसिक रहेगा सब तो उनका आगे जाएगा। मेरी बच्ची भी पढ़ रही है मराठी वो 2-3 वर्ड आके बोलती है, तो हमें सुनने में अच्छा लगता है मराठी। हाँ, तो बोलती है तो मुझे अच्छा लगता है कि इससे अच्छा कि आप घर पे जो है माँ पिताजी थोड़ा समय दे बच्चों के लिए, तो ये बेसिक थिंग जो होगी तो उसके ऊपर ये नहीं, हम इंग्लिश बच्चों को घर पे भी पढ़ा सकते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से अभी कोई ऐसा नहीं रहा है कि ग्रेजुएशन नहीं हुआ। पहले तो बोलने के 10वीं पास तो हो बाबा, कैसे तो हो, बट अभी नहीं बोल सकते, अभी ग्रेजुएशन हर एक का हुआ है। ऐसा एक बंदा मेरे ख्याल से सर्वे भी किया जाए तो ग्रेजुएशन के नीचे कोई मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो वो लोग सिखा सकते हैं मेरे ख्याल से घर पे बच्चों के लिए कुछ। आपकी एनजीओ डॉग के ऊपर बहुत काम करती है, एनिमल फ्रेंडली होती है, तो ये कैसे रेस्क्यू कैसे होते हैं, क्या क्या उनको तकलीफ आती है जो आप जाके रेस्क्यू करते हैं? डॉग रेस्क्यू पे हम वर्क कर रहे हैं 2019 से, जब से इस्टेब्लिशमेंट हुए एनजीओ हम। बट ट्राई करते हैं, बट उसमें एक इशू हो रहा है कि शेल्टर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें, जो कि अभी पुणे में मेरे ख्याल से 1-2 जगह पे ही है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक किसी का कॉल आया नियर बाय, अदरवाइज आपका भी आया, इसी जगह पे डॉग मिला है, उसका फोटोज वीडियो शेयर करते हैं हमें। तो हमारे कुछ वॉलंटियर्स हुए ग्रुप में, तो डाके रेस्क्यू करके अपने कुछ जगह पे टाइप से, या मुंडवा में ब्लू क्रॉस हुआ, अदरवाइज आउंद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ, उस जगह पे अपना टाइप से, तो वहाँ जाके हम डॉग की ट्रीटमेंट करते हैं। बट कि बाद में इशू क्या आता है कि हमको डॉग को उस जगह पे ही छोड़ना पड़ता है जिस जगह पे उठाए वहाँ पे, क्योंकि अपने पास शेल्टर नहीं है। हम शेल्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं लोगों को बार बार कि आपके पास ऐसे कुछ जगह रहेगी, अदरवाइज आप कुछ दे सकते हैं ऐसे अपने टाइप में,
तो हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। एक बार शेल्टर मिल गया तो उसकी प्रॉपर कर सकते हैं हम। अभी शेल्टर नहीं तो उसको लाके उस जगह पे छोड़ना थोड़ा सा अलग एक हो रहा है कि मतलब लेके जा रहे क्या कर रहे, अभी आगे जाके लोग बोलेंगे क्या क्या है इसमें। तो शेल्टर रहेगा तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट रहती है 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप। तो हम वो स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे और वो स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रहा है। हमने ट्राई किया कि मैंने खुद जाके मेरे बाइक पे जाके डॉग की ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन किए, मेरी 2 व्हीलर गाड़ी तो उस पे जाके डॉग की वैक्सीनेशन रहेगी, ट्रीटमेंट रहेगी, वो मैंने खुद किए। बट कि क्या होता है कि डॉग अभी नॉर्मल रहा तो ठीक है, बट हम स्ट्रे डॉग का करते। हाँ। स्ट्रे डॉग का बोल नहीं सकते। अभी एक बार उसको मुंह में बांधा ठीक है, बट मेरे साथ ज्यादा कभी लड़का रहा तो ठीक, लड़की रहे पकड़ने के लिए तो वो भी इशू आने लगे। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ एम्बुलेंस ऐसी बनाए जो हम लेके डायरेक्टली लोकेशन पे जाए और अपना खुद का शेल्टर हो हमारा। मतलब थोड़े दिनों में वो टारगेट है कि शेल्टर एक बार हो जाए तो उसके ऊपर हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। 1-2 डॉक्टर रख सकते, काम अपने इसके लिए वर्किंग के लिए कुछ लोग रख सकते हैं, अपने वॉलंटियर हेल्प के लिए। बट जगह का इशू है इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं जी। और लोगों से मैं दरखास्त भी करूंगा कि इस एनजीओ के लिए आपके साइड से कुछ जगह देना हो सकता है तो हम उस पे ऊपर 100% बनाएंगे कुछ ना कुछ डॉग के लिए तो हेल्प करेंगे जी। तो अभी किस तरीके से हेल्प करते हैं, मतलब रेस्क्यू किन डॉग्स की होती है? स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग में तो उनकी इंजरीज होती है या फिर क्या होती है? उनकी इंजरी होती है, अदरवाइज बहुत दिनों से मतलब बुखार रहेगा डॉग्स को भी, अदरवाइज पाँव में कुछ लगाए, कुछ ऐसे फोटोज भी आते हैं बहुत सारे, मतलब डेली आते हैं। अभी पुणे में 1-2 ग्रुप हमारे सर के साथ अटैच है तो डायरेक्टली सर को कॉल करते हैं। बट सर का कनेक्शन इतना अच्छा है कि सर 2 मिनट में वो सॉल्व कर देते हैं इशू, क्योंकि ग्रुप्स इतने हैं कि लोगों को, बच्चों को ग्रुप में डाल दिया एक बार मैसेज, जो डॉग्स है उसका फोटोज वीडियो और जिन्होंने भेजा है उनका कॉन्टेक्ट नंबर, तो 15 मिनट में वो वहाँ जाके उसके ट्रीटमेंट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हम भी उसमें इन्वॉल्व हो, बट कि वो शेल्टर की वजह से उतना इन्वॉल्व नहीं जा रहा कि जितना होना चाहिए। अभी क्या है कि कोई आगे जाके भी सवाल करता है कि आपने क्या किया डॉग। अभी यहाँ से डॉग लेके गए, ट्रीटमेंट की, वहाँ लाके खड़ा लग दिया, उसको लग रहा खाली नाम के लिए किया है, कुछ नहीं किया उसको। तो उसके लिए शेल्टर रहेगा तो उसको लेके जाके हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली में की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी इशू हुई, उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट चला, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है कि उसमें है कि स्ट्रीट डॉग को हटाना है, दिल्ली से पूरे स्ट्रीट डॉग को हटा देना है। लेकिन मुझे ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका यही था कि हटा के कहाँ रखोगे, ये सबसे मेन पॉइंट। अगर लाखों की संख्या में डॉग है दिल्ली में, अगर पुणे में भी बात करें तो लाखों की संख्या में होंगे, हर बिल्डिंग के नीचे 2-3 मिल जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को शेल्टर में डालना और उनकी पूरी तरीके से प्रॉपर, अगर हम देखें जाए तो गाय के लिए शेल्टर बनी थी, बहुत सारे ऐसे शेल्टर बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेल्टर हैं जिसमें गाय की हालत बहुत बुरी है, उनकी बीमारियां हैं, उन पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो हम अगर डॉग को भी ऐसे ही जाकर एक जगह रख देते हैं और उसकी केयर नहीं होगी तो फायदा है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं जाएंगे कि एक शेल्टर में कितने डॉग्स होने चाहिए, उनके लिए कितने लोग होने चाहिए, पूरी डिटेल्स चाहिए उसकी। हाँ, क्योंकि डॉग है आपके पास 15-20 डॉग है मान लीजिए एक शेल्टर में, तो उसके लिए तो वो तो बाहर जाके यहाँ पे स्ट्रीट डॉग तो कहीं भी पोटी कर लेते हैं, बराबर, लेकिन उनके लिए क्लीनर एक चाहिए, एक स्पेस चाहिए। तो आप उतनी मैन पावर मतलब हम जो कर रहे हैं ना वो तो पूरा उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। हाँ वही जो प्रोग्राम रहेगा, अदरवाइज जो भी कुछ एक आधा प्रोजेक्ट रहेगा पूरा ये रहना चाहिए। अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हमने किए। आपका एनजीओ प्लांटिंग पे भी बहुत काम करता है में भी करता। और वो किस किस एरिया में है? अगर कोई लोग डोनेट करना चाहें और प्लांटिंग की इच्छा रखते हैं, ज्यादातर लोगों को होता है बर्थडे पे और किसी फंक्शन में उनको प्लांटिंग कराना है, बच्चे का बर्थडे, हाँ बच्चे का बर्थडे, तो वो सब पे मतलब आपकी एनजीओ कैसे प्लांटेशन पे काम कर रही है?
मिनिमम बहुत सालों से अभी हमने कुछ ऐसे भी प्रोग्राम रखे कि जिसमें हम प्लांटेशन लगाने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं। हमने क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंज किए थे, जितने 6 रहेंगे उतने प्लांट लगाने के एक बेसिक थिंग पे हमने काम किया था। तो उसके बाद पहले भी हमने मतलब सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट किया था उरुळी देवाची होलकरवाडी में 17,000 ट्री प्लांट किए हमने। और हमारा CSR प्रोजेक्ट था कॉम्पैक्ट गुरु कंपनी के साथ। मिनिमम मेरे ख्याल से 4th मंथ या 5th मंथ हमने कंटिन्यूसली वो काम करके प्लांटेशन किया। प्लांटेशन में हमने पहले उनके साथ कोलैबोरेशन भी किया। उन्होंने टाइम समय निकाल के NGO के साथ कोलैबोरेशन किया। मिनिमम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने 5,000 प्लांट लगाए और उसको डेली पानी के लिए हम ट्राई करते। अभी भी मेरे ख्याल से अभी उसमें से नहीं बोल तो 500 के ऊपर झाड़ तो अच्छे ही है। हम बीच बीच में जाते हो देखने के लिए। मतलब हमने लगाए ज्यादा पर आए कम, उसमें भी हमें सुकून मिल रहा है क्योंकि आए हो जी। पहाड़ी जगह में नहीं आते। अभी मेन इशू क्या होता है कि नियर बाय उसके गाँव है तो लैंडस्लाइडिंग की इशू होते हैं। वहाँ पे गाय भैंस ज्यादा लोग चराने जाते हैं तो स्पेस जो है पूरा ये हुआ है, तो उसके जगह पे प्लांट रहेंगे तो उस हरा भरा रहेगा। तो उसके लिए हमने वहाँ प्लांटेशन भी किया। लोगों का कहना था कि हम यहाँ लैंडस्लाइडिंग का हमें ज्यादा ये तो ये देखकर भी हमने किया। वहाँ के सरपंच रहेंगे, वहाँ के उप सरपंच रहेंगे गाँव लेवल के, तो उन्होंने भी बहुत हमें हेल्प की। तो हेल्प की सहायता से हमने वहाँ प्लांटेशन का एक बड़ा प्रोग्राम किया था। वो फिर उसके बाद हमने कोरेगांव पार्क में किया, एक ट्राइबल हॉस्टल था। ट्राइबल हॉस्टल के अंदर वहाँ परमिशन लेके हमने मिनिमम 20,000 लगाए प्लांट। तो स्पेस छोटा था बट प्ले छोटा होने की वजह से हमने डायरेक्ट मार्किंग की। अभी एक प्लांट रहेगा, प्लांट लगाने की भी कुछ टेक्निक्स है कि डायरेक्टली आपने लिया प्लांट और अंदर डाल दिया, वैसा नहीं होता है। वो पूरी तरीके से जगह के अंदर थोड़ा मिट्टी के साथ फर्टिलाइजर डाल के वो लगाया जाता है। तो हमने वो टेक्निक्स बच्चों को भी सिखाई हुआ और एक स्कूल में भी किया है। अभी गर्ल्स स्कूल बोल रहे तो हर एक स्कूल में हम प्लांटेशन भी करते हैं। तो साथ में वहाँ उतने प्लांट लगाने के लिए जगह स्पेस कम था तो एक प्लांट के हमने मिनिमम 5 फीट की डिस्टेंस ले लिया और उसके हिसाब से आज मेरे ख्याल से वो सभी के सभी प्लांट आए हैं। अभी एरिया इतना अच्छा हुआ है, वो सर का फोन आता है कभी तो बोलते आप एक बार आ जाओ देखने के लिए, आप एक बार आ जाओ, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली एक बॉयज को एक प्लांट मतलब अडॉप्शन जैसा होता है। सुबह आपको पानी डालना है, सुबह आपको पानी डालना है, तो डेली उसके ऊपर रह के वो अच्छे प्लांट आए। तो ये अच्छी बात है कि आप प्लांट को अडॉप्ट कर रहे हो। कंजर्वेशन पूरी तरीके से हो रहा है। अदरवाइज कोई बोलता है कि प्लांट लगा लो, प्लांट जाते लगाते उसके बाद देखने नहीं जाते। मेरे ख्याल से 7 से 8 फीट तक वो है अभी प्लांट। 1 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, यही दिन थे। 1-1.5 साल हो गए, 1.5 साल के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो हम जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रह रहे हैं और हमें भी लगता है कि हम प्लांटिंग करें, लेकिन हम कहाँ करें? जमीन नहीं है, लोकेशन कहाँ से सबसे बड़ा तो इशू ही लोकेशन है। तो अभी वो हम कैसे फिगर आउट होगा? एनजीओ थे करके हमें कुछ लोगों ने अप्रोच किया। अभी ये भी होलकरवाड़ी का है, वहाँ भी CSR था, तो कंपनी के टाइप से कंपनी बोले कि उस जगह पे करना पड़ता है। सेकेंड थिंग की ट्राइबल हॉस्टल कोरेगांव का पार्क था, तो वहाँ उन्होंने डायरेक्टली मतलब हमारी एनजीओ की वेबसाइट देख के हमें कांटेक्ट किया था। उसके बाद हमने गोरपड़ी के एरिया में किया है। उसके बाद हनुमान टेकड़ी, आपको शायद से मालूम रहेगा, FC कॉलेज के पीछे साइड, तो वहाँ हमने 2 साल काम किया है, कंजर्वेशन प्लस प्लांटेशन। तो बट अभी क्या है कि वहाँ बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं और उसका एक साइड का एरिया जो है तो अभी मेट्रो स्टेशन के इसमें जाने वाला है। तो इसकी वजह से हमने मतलब वहाँ ज्यादा ये नहीं किया। फिर उसके बाद ऐसी जगह देख रहे हैं, स्कूल भी देख रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल ही देख रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है स्कूल में कंजर्वेशन अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि प्लांट लगाने से अच्छा कंजर्वेशन है। आप अभी किसी ने भी लगाया रहेगा, आपने लगाया रहेगा, बट कि मैं पानी डाल रहा हूँ उसको, तो मेरा वो काम अच्छा है, क्योंकि वो आगे जाके बढ़ना भी चाहिए ना। लगाने के बाद देखने ही नहीं जा रहे, किसी का CSR रहेगा, किसी का कुछ रहेगा, वो बाद में देखने ही नहीं जाते, तो उसका फायदा नहीं मेरे ख्याल से। कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट,
जैसे plantation आपने से। बहुत अभी अच्छी बात कही कि हम स्कूल में लगाते हैं, वहाँ के एक बच्चा एक पेड़ को अडॉप्ट करता है, एक पौधे को अडॉप्ट करता है, पौधे को adopt और उसको बड़े होते तक वो, मतलब अगर स्कूल में अगर 10 ईयर वो रहता है, 1 से 10 ईयर, 10 ईयर तक अगर उसको ख्याल रखेगा तो पेड़ तो बहुत बड़ा हो गए, बड़े हो गए। तो वो उसके साथ वो भी बड़ा हो गया, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरे ख्याल से कि वो स्कूल छोड़ने के बाद भी एक बार देखने जाएगा, हाँ, कि मेरा पेड़ क्योंकि वो लगाव हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। कि मैंने उसके लिए मैं वाटर बोल रहा हूँ बोतल कि में पानी इतना लाया। काम नहीं कि आप एक छोटा बाउल भर के उसको डालने का डेली में मेरे ख्याल से 5 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट बोलने दो। हाँ 1 मिनट आपके पास समय तो जीवन में रहना चाहिए जी। कि उसको पानी डाल सकते हैं। तो वो भी स्कूल लाइफ में भी रहता है, घर के भी रहता है, तो वो कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो ऐसे एडॉप्शन में हमें मतलब ज़्यादा फायदा दिखा कि वो कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कैसे कि एनजीओ अपना कुछ प्रोग्राम रहेगा तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, अभी कल अपना अलग प्रोग्राम रहेगा तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। नियर बाई लोकेशन रहेगा तो कर सकते हैं। अभी हम रेगुलर वॉलेंटियर को भी नहीं भेज सकते ना पानी डालने के लिए, ठीक है पानी डालने के लिए भेज रहे, बट कि अभी समर आ रहा है, समर में पानी के भी इशू हो रहे हैं। अभी स्कूल में क्या वो लेवल तक पानी रहता है कि वो पानी डाल सकते हैं बच्चे, तो उस टाइप में उनका है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को अटैच कर रहे हैं। अगर हम देखें कि बच्चों के फिटनेस की बात करें या बड़ों की, तो आपकी एनजीओ स्पोर्ट में भी ध्यान देती है, तो कैसे ये हेल्प करती है बच्चों को? स्पोर्ट में हम कुछ ऐसे चुना हुए स्कूल नहीं, तो ऑल स्कूल में हम कंपटीशन रखते हैं 1 जनवरी के इसमें। तो हमने कल ही छोटा नॉर्मल प्रोग्राम लिया सेंट मार्गरेट स्कूल इन कैंप एरिया। तो वहाँ पे हमने बच्चों के साथ खेल कूद के साथ कुछ गेम्स लिए, जैसे कि बलून रहेगा, बलून दोनों लोग आपस में चल के आगे जाए, और अदरवाइज रनिंग, कबड्डी, खो खो, ऐसे कुछ गेम्स है। तो उसके बाद हमने उनको बड़े बड़े गिफ्ट भी दिए हैं। तो मतलब गिफ्ट में क्या रहेगा, एजुकेशनल रिलेटेड, आपको बड़ी बॉटल पानी की, टिफिन से हम एजुकेशनल उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ऐसे राइटिंग रहा, अदरवाइज 3 जनवरी अपने फुले जयंती, सावित्रीबाई फुले जयंती, तो उसके ऊपर हम कुछ ऐसे राइटिंग करके लेते हैं बच्चों से। अदरवाइज इसका 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, ऐसे कुछ महापुरुष रहे तो उनके ऊपर ऐसे लिख के उनके पास से हम वो उनको गिफ्ट भी देते हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स भी दिए बच्चों को, अपने साइड से ट्रॉफी भी देते हैं। मतलब कंपटीशन रखते हैं हम स्कूल में जो रहेगी वो। और हम एक पुणे स्टेशन के नियर बाय काम कर रहे हैं, जो कि स्ट्रीट के साइड बच्चे रहते हैं। तो कुछ बच्चे स्कूल में जाते और कुछ नहीं जाते, तो हमारे पास ऐसे कुछ कॉल्स आते हैं कि सर हमें बर्थडे करना है। तो ओल्ड एज होम ऑर्फनेज छोड़ के हम एक अलग कंसेप्ट अपनाइए कि जो हम रोड साइड के बच्चों के साथ कर सकते हैं बर्थडे। तो उस बर्थडे में हम मतलब पैकेज रखा है एनजीओ के साइड से 3000 का। तो उसमें हम बलून्स लगाना हुआ, वहाँ पूरा डेकोरेशन हुआ, साउंड हुआ, जिनका बर्थडे उनका बर्थडे के ऊपर ही लगा के, मतलब आपके साइड से आप दालचा देना चाहोगे बच्चों को या खाने में जो कुछ भी, तो उसके ऊपर आपका फोटो लगाते हैं। बच्चों के साइड से कुछ चुने हुए लिस्ट रहते हैं, तो उसके ऊपर नाम लिख के आपको दिखाया जाता है। मतलब एक क्रिएटिव बर्थडे करते हैं। हमारे पेज पे बहुत सारे लोग भी हमें कॉल करते हैं, ऐसा बर्थडे हमें सर आपके साथ करना है। तो ये स्ट्रीट के बच्चों के लिए ही होता है? हाँ। और वो आपके एनजीओ ऑर्गेनाइज करती है? हम ऑर्गेनाइज। और अगर उसमें पहले से किसी का डोनेशन गया है? नहीं, डायरेक्टली वो देख के करते हैं, गूगल पे जाके वो सर्च करते तो आ जाता है आपको बर्थडे बनाना रहेगा। बहुत सारे लोग रहते कि हमें ऑर्फनेज ओल्ड एज, मैं डायरेक्टली उनको बोलता हूँ स्ट्रीट के बच्चों के साथ कर रहे हो तो हम करेंगे। ओके। हाँ। तो आपका ऑर्फनेज और ओल्ड एज के साथ नहीं है? कोलैबोरेशन है अपना, कर भी सकते हैं, बट नियर बाय लोकेशंस अपने पास नहीं। कुछ 2-4 है, एक वृद्ध तारा आश्रम, गंगा तारा आश्रम सासवड़, खराड़े में एक है, और एक गर्ल्स का स्कूल है ओल्ड ऑर्फनेज, वहाँ भी है, बट वो लोकेशन लंबा रहता, और कुछ लोग नियर बाय अपने पुणे के रहते तो वहाँ आने के लिए ज्यादा हो जाते। तो इससे अच्छा मिड पॉइंट पुणे स्टेशन का, इसके ऊपर हम करते हैं। ओके, पुणे स्टेशन के। अदरवाइज आपका ओल्ड एज होम रहेगा तो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट कि मिड पॉइंट। और अभी हिंजवड़ी से लोग आएंगे वागोली में, तो डिस्टेंस का बहुत है, तो इसके ऊपर हम जैसे लोग रहेंगे उस टाइप में करते हैं। ठीक। आप एनजीओ में हैं तो बहुत सारे चीज ऐसे देखते होंगे, नजदीकी से आप
जाके लोगों के बीच में, तो कोई एक केस स्टडी शेयर करना चाहेंगे आप, जो कि आपने रेस्क्यू किया हो, आपने हेल्प की होगी बहुत दुर्लभ चीज़ों की? मैंने एक खुद केस स्टडी की है, एक नहीं तो बहुत सारे। हाँ। उसके रिगार्डिंग एक हम एक्टिविटी करते हैं स्ट्रीट बेगर, मतलब रास्ते के उसको एक वर्ड है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, और जो हर रोज कांच के बोतल हुए अदरवाइज वो उठाते तो नशे में रहते, तो उन लोगों के लिए, तो उन लोगों का एक मुझे मतलब मैं कैंप का एरिया, अदरवाइज एरिया स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, बहुत सारे एरिया है, तो वहाँ सर्वे करते मुझे एक आदमी मिला था, पूरे नग्न अवस्था में था वो, मतलब कि देखा जाए तो लोग उसके आसपास नियर भी नहीं जा सकते, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, और लोग उसको देखकर मुंह मोड़ के अलग जा रहे थे, और एक साइड में वो पड़ा था। 4-5 एनजीओ आई थी उस जगह पे, एनजीओ का नाम मुझे मालूम नहीं, बट नियर बाय लोगों ने बताया हमारे नियर बाय ऐसा आदमी एक गिरा है, उसके ऊपर एक चादर थी खाली ऐसी ली हुई, अदरवाइज अर्धनग्न अवस्था में पूरा। तो वो 4 लोगों से मैंने पहले वहाँ जाके बात की नियर बाय के, कि ये आदमी मतलब इसके ऊपर किसी एनजीओ ने वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने पास शेल्टर नहीं है। मैं तो हेल्प करने वाला था, बट कि शेल्टर भी रहना चाहिए, ऐसी कुछ निवारा करके के 2 एनजीओ है पुणे में, जो कि उनको अडॉप्ट करते हैं, पहले उनका अल्कोहल चेक करते हैं, उसके बाद करते हैं। श्रद्धा फाउंडेशन है कर्जत में, वो भी काम करते हैं, तो मैंने उनको भी उसके बारे में पूछा, बट कि वो बोल रहे थे कि हमको अल्कोहल करने वाले लोग नहीं चाहिए उसमें, और हम बोल नहीं सकते कि सामने वाला अल्कोहल कर रहा है या नहीं, उसके चेकिंग के बाद ही बोल सकते हैं। तो फिर मैंने उसको जाके 1-2 बार बात करने का ट्राई किया। एक दिन में वो एक्टिविटी हुई नहीं मेरी, मुझे 7 दिन गए उसमें पूरे। तो मैं जब जाने का, मेरे साथ 1-2 लोग भी रखने का, क्योंकि उनके ऊपर बोल नहीं सकते कि किस टाइम पे वो ज़्यादा अटैक कर सके। तो वो 3 बार मैंने बात की उनसे, नॉर्मल नाम बताया एक बार, दूसरी बार खाना दिया, कि मैं बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा था उनके साथ। पहले तो आप बॉन्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद वो आपके साथ घुल मिल होगा नॉर्मल। तो मैं बात करने का ट्राई करने का, बट वो बात नहीं करने के, नॉर्मल 1-2 बार खाना दिया मैंने, तो थोड़ा सा पहचान नॉर्मल हो गया। पूरा हफ्ता जाने दिया मैंने एक बार, हफ्ता जाने के बाद उनको फिर वही जगह पे खाना पीना नॉर्मल जो कुछ रहेगा पूरा उस जगह पे, जगह पूरी गंदी हो चुकी थी। तो मैंने फिर उसके साथ मेरे 2 वॉलंटियर लिए और मैं वहाँ पहुँचा। तो उसके बाद मैंने उसको डायरेक्टली गाड़ी में भर के अपने अशोका मॉल लेके आया। तो मॉल लेके आके तो आते समय मतलब 2 घंटे लगे, क्योंकि एक हाथ पकड़ने को, 2 पैर पकड़ने को, तो वो सुन ही नहीं रहा था। मतलब वो बहुत ये हो गया था, क्या कर रहे हैं अभी, लेके जा रहे हैं कहाँ पे। तो फिर उसको ज़्यादा ही हुआ। फिर वहाँ जाके हमने नल था अपना साइड में, कपड़े वपड़े लाए, उसको सब खाने पीने का भी सब अरेंजमेंट किया था। पहले तो उसके दाढ़ी कटिंग की मैंने खुद, दाढ़ी कटिंग के बाद उसको एक नया लुक दिया चेहरे का, साबुन वगैरह से उसको नहलाया पूरी तरीके से। उसके बाद कुछ कपड़े लाए थे उसके लिए, नए कपड़े वपड़े पहना दिए। कपड़े पहने के बाद उसका थोड़ा सा 5 मिनट समय लिया, चाय वगैरह दे के उसको, और थोड़ा बात करने का ट्राई किया। तो नॉर्मल एक स्टोरी बोली थी कि वो घर छोड़ के आ गया है, घर में कोई उसको संभालता नहीं है। संभालता क्यों नहीं, तो वो ज़्यादा नशा करता है करके, और उसको नशा कंटिन्यू चाहिए, कुछ भी रहेगा, दारू वगैरह कंटिन्यू चाहिए। नशे की वजह से उसकी वो हालत हो गई थी। और पूरा बोला कि मेरे घर में जब बोलने लगा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरे घर पे मेरी माँ मेरी राह देख रही है। एक आने का उसके मुंह से, और पहले भी आने का इसमें जिस अवस्था में था वो, बट के बाद में भी आने का। तो उसका माइंड उस तरीके से हो गया था कि पूरे उसको अभी भी माँ का इंतजार है। तो छोटी सी कंसेप्ट को मुझे मेरे मन को भी लगी, तो मैंने ट्राई किया। मैंने श्रद्धा फाउंडेशन, निवारा फाउंडेशन, अलग अलग फाउंडेशन को कॉन्टेक्ट किया उस समय पे। वो काम भी करना चाहता तो बोला 1-2 जगह पे काम भी लगा सकता मैं, तो उसको बाद खाना भी दे दिया उसको। और श्रद्धा फाउंडेशन को कांटेक्ट करके एक निवारा जगह पे मैंने उसको भेज दिया कि वहाँ से वो डायरेक्ट उनको कर सकते। और एक ह्यूमन बीइंग सलमान खान मेरे शायद कर रहे उनके, तो उनके ऊपर मैंने फ़ोन लगाया था। तो बोले कि लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो मैंने यहाँ निवारा फाउंडेशन में उनके लिए ये देखा। तो शायद से मेरे ख्याल से 1-2 मंथ बाद उनके घर पे भी चले गए वो व्यसन मुक्ति भी करते, आपको जो एडिक्शन रहेगा जो कुछ भी उसके ऊपर काम करते हैं।
उसके ऊपर उन्होंने काम करके उनको अच्छा ही कर दिया। तो ये स्टोरी मुझे थोड़ी ये लगी कि आदमी बोल रहा है उसको करना है कुछ, पर हर जगह से हिल नहीं रहा था, ट्राई कर रहा था कि हिलू कैसे, तो उसकी एक हेल्प अपने साइड से हो गई। तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे थे, मैंने मिनिमम अभी 100 के ऊपर ऐसे गरीबों को लिए हेल्प किए। अपना विंग्स फॉर ड्रीम्स का पेज है, उस पर आप देख सकते हो स्टोरी सब, मतलब उसके नीचे मैंने कंटेंट डाल के वो बनाई है। कोई बूढ़ा रहेगा, कूड़ा कचरा बीनने वाला रहेगा, नशे में रहेगा, नियर बाय स्कूल के रहेगा, नग्न अवस्था में, अलग अलग अवस्था में रहेगा, उसके ऊपर मैं ट्राई करता हूँ अपने साइड से कि बड़ा शेल्टर डाल के उनकी हेल्प की जाए। और बड़े शेल्टर के लिए ट्राई कर रहे उतना इकोनॉमिकली अभी एनजीओ का ये नहीं, तो बट अपने साइड से वन टाइम के लिए कर सकते हैं। एक बार आदमी का लुक चेंज हो जाए तो उसको थोड़ा सा उसका माइंड तो डाइवर्ट हो सकता है। बाबा अपने इतने बड़े लंबे बाल है वो कट हो रहे, अपने को लोग हाई भी कर रहे, थोड़ा सा अपना थोड़ा बदलाव आ रहा है, तो वो अलग तो हो सके। जिस सिचुएशन में वो है उस सिचुएशन से बाहर निकालना सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात कि अगर वो नग्न अवस्था में है, बाल बड़े हैं, गंदे हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है और हुआ है तभी वो उस स्थिति में है। अगर उसको थोड़ा सा जाके हेल्प मिल जाए और उसको, क्योंकि उस हेल्प के लिए भी लोगों को बहुत टाइम, जैसे आप बता रहे कि 7 टाइम जाके उनसे कंसल्ट करना पड़ा। एक बार में होता ही नहीं, क्योंकि मैं भी डायरेक्टली जाके उससे बात नहीं कर सकता। एक टाइम में मुझे भी बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है। मैं अभी मेरा MSW है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है मैंने, तो टेक्निक्स कुछ मुझे इंटर्नशिप में पता चली करके मैं वो कर सकता हूँ। बट कि ऐसे डायरेक्टली हम जाके डर ही सकते हैं। पहले तो इस अवस्था में है जो उसके लिए ट्रैफिक में लोग आ जा रहे, हम उनसे बात कर रहे, वो नग्न अवस्था में कैसे करना, तो ये बहुत चीजें। अभी हमने उनको नहाया तो चारों साइड से ये लगाए थे चादर। तो ऐसी सिचुएशन में हमें भी एक टॉपिक उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि एक केस है, केस में आपको उसके साइड से टेक्निक से देखना पड़ता है, क्योंकि केस अलग रहती है, एक्टिविटीज कैंपेन एक अलग चीज है। केस के ऊपर आपको थोड़ा तो टाइम, मेरे ख्याल से मिनिमम 1 मंथ गया तो भी चलेगा, पर केस प्रॉपर रहनी चाहिए। तो उसका मतलब आप स्टार्ट टू एंड तक जो कर रहे हैं तो पूरी केस है, और रिटर्न में अच्छे तरीके से आप लिख भी सकते हो। तो ऐसे केस जी। और ऐसे ही बहुत सारे 100 के ऊपर मैंने किए लोगों के। कोई तो एक दो थे पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर? हाँ, बोले थे। हाँ, बेगर। ओके। क्यों, मतलब मेंटली थोड़ा ये हो गए थे। हाँ। बहुत सालों से कुछ तो घर में अनबन होने की वजह से उन्होंने मुझे बोले, अभी स्टोरी नॉर्मल बताई थी कि घर से झगड़ा करके आए वो, और वाइफ को ही गोली मार दी, ऐसे बोले। तो उसके बाद वो भारी घूम रहे थे, बोले नॉर्मल उसको जो ट्रीटमेंट दी उसके बाद वो रोने भी लगे। अब पूरी इमोशनल स्टोरी आप एक बार इंस्टा देख लेंगे, अदरवाइज यूट्यूब अपना, तो बहुत स्टोरी है वैसे। आप बहुत सारे सेक्टर में काम करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, प्लांटिंग, डॉग रेस्क्यू एंड बैगर का रेस्क्यू, और जो मेंटली डिस्चार्ज हो जाते हैं, मेंटली प्रॉब्लम में हैं लोग, सड़क किनारे हैं, उनको भी बहुत हेल्प करते हैं आप। तो ये सब से एक काम हुआ, एक हेल्प कर रहे हैं आप, लेकिन दूसरे तरफ एक आम जनता से आपका क्या ये मैसेज होगा कि क्या वो कर सकते हैं? सबको एनजीओ नहीं खोल सकता है, लेकिन सबके मन में होता है कि मैं कैसे हेल्प करूं, तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों को? आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिक थिंग ये कि आप देख सकते हैं कि आज पुणे, महाराष्ट्र, टोटल जगह पे मैंने जो चीज़ें बोली है, तो उसके ऊपर लोग हैं ऐसे कि उनकी हेल्प करने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी मानो कि महाराष्ट्र में कल कुछ हो जाए तो भी लोगों की मतलब कि हेल्प करना ज़रूरी है। तो अपना कुछ ऐसा है कि आपके साइड से वॉलंटियरिंगशिप हुई कि आप उस कैंपेन में आ सकते हो, कुछ हेल्प में आ सकते हो, कर सकते हो आप एनजीओ के लिए। अदरवाइज ऐसा नहीं बोलूँगा कि अपने एनजीओ में करो, बहुत सारे एनजीओज है उसमें आप जाके भी कर सकते हो काम, उनको हेल्प कर सकते हो काम में। अभी हर एक एनजीओ का अलग अलग मोटो रहता है, बट मेरे ख्याल से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो। अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में हर एक स्कूल के स्टूडेंट को किया है कि कंपलसरी क्रेडिट पॉइंट। ओके। क्रेडिट पॉइंट में आपको सोशल एक्टिविटी करनी ही करनी है। तो ऐसे सोशल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करो, उस जगह पे जाके बदलाव करो कि आपको उसकी हेल्प हो सके। अभी बीच में हमने हाल ही में एक की चीज़ कि एक मंदिर था, टेम्पल,
बहुत पुराना, जिसको कोई देख नहीं रहा था, हमने उसका रिवॉल्यूशन किया। मिनिमम 50,000 तक खर्चा गया, बट क्यों रिवॉल्यूशन का इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी है। बट हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लेके काम करते हैं और लोगों से दरख्वास्त रहेंगी, इस काम के लिए आपकी भी हेल्प लगेगी हमें। तो हमारा जो रहेगा, जो इंस्टा मीडिया है, इंस्टा पे विंग्स फॉर ड्रीम्स हमारी एक वेबसाइट है, उस पे जाके आप देख सकते हो सब कुछ। अदरवाइज यूट्यूब पे अपना चैनल, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। उसके बाद ब्लॉगिंग भी बनाया हमने कुछ, तो ब्लॉग भी जाके आप देख सकते हो। तो उसमें हम सब डिटेल से कि रिगार्डिंग हम कैसे मदद कर सकते हैं और आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, तो उसमें हमारा साथ दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये कहना है कि आगे जाके टॉप 1 में एनजीओ रहे, पुणे या महाराष्ट्र में पूरे। क्योंकि आज कैसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें है कि जो बिना दिखाए इंस्टाग्राम या अदरवाइज, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बोलूँगा, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम में जो कुछ अलग अलग दिखा रहे हैं और फेमस हो रहे हैं, बट सोशल और जो जनता की हेल्प हो रही है उसमें अभी तक एनजीओ का उतना ही नहीं जा रहा है। मतलब कि देखा जाए तो आप देखते हो कि लाइक, व्यू, शेयर उतना नहीं होता जो अलग चीज़ों का होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जान पहुँच जाए और लोगों को उसकी हेल्प हो। हेल्प में भी हम आगे रहेंगे और आपको भी हेल्प उसमें करेंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेरा नंबर भी है, अदरवाइज हमारे इंस्टाग्राम पे पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है और अपना ऑफिस एरोड़ा नियर बाय बन गार्डन रोड पे है, अशोका मॉल G4 में। तकरीबन 6 साल से हम वहाँ जगह पे काम कर रहे हैं। नियर बाय ऑल पुणे में हमें वर्किंग करना है इसके रिगार्डिंग। आज हम कर रहे, आगे जाके भी करेंगे और आपका सपोर्ट हमारे साथ रहा तो हम आगे जाके ऑल इन में अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़े और आप बहुत आगे बढ़े और लोगों को मदद कर सके। जैसा कि आपने देखा कि कितने सिंपल शब्दों में अजय मानवर ने हमें समझाया कि सोसाइटी में हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वुमेन हैं जो लड़कियां, खासकर बच्ची हैं, जिनको गुड टच, बैड टच का अगर वैल्यू बताया जाए तो वो उस सामने से आके अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं और इनके साथ और हेल्प भी मिलती है। तो और डॉग रेस्क्यू हुआ, लोगों को रेस्क्यू करना या फिर बहुत सारी चीज़ों पे ये एनजीओ काम कर रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी एक डायरेक्शन मिला होगा कि लोग कैसे एक दूसरे का मदद कर सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। आप जहाँ कहीं भी हों, अगर आपके आसपास पे कोई बच्चे हो, उनको प्रेरित कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, बच्चियों को प्रेरित कर सकते हैं एजुकेशन और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक मैं यहीं पे इस वीडियो को अंत करती हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद। थैंक यू।